इस चीज को समझना जरूरी है कि फॉल्स केसेस मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में क्या होते हैं। पहला मुद्दा यही है, क्योंकि देखा जाए तो अगर हम, जो मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस रहा है इस लाइन का, उसमें मैंने ये देखा है कि जो बॉय वाला साइड रहता है वो तो हमेशा उनका एक ही वर्जन रहता है कि साहब हम तो सही हैं। 3, 2, 1। नमस्कार सभी को। आज का वेबिनार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट टॉपिक पे है, जिसका टॉपिक है दहेज और झूठे मुकदमों से बचने के कानूनी उपाय। तो हम अक्सर देखते हैं कि कानून की सही जानकारी ना होने की वजह से हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, और लीगल अवेयरनेस ना होने की वजह से हमें कानून के जो भी लॉ है ना, वो हमें पता नहीं चलते हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि आज की चर्चा में आप बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे, और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आज के मुख्य अतिथि हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। उनका नाम है दीपक पंचवानी जी। ये 2000 से ईयर 2000 से ये हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इनकी इनकी जो एक्सपर्टीज है वो कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस, क्रिमिनल और सिविल लॉ में है। ये कई बड़े लीगल ल्यूमिनरीज के साथ काम कर चुके हैं और एयर इंडिया, इंडियन रेलवेज, किंगफिशर एयरलाइंस जैसे मेजर क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। आज ये हमें दहेज और फॉल्स केसेस से बचने के कानूनी उपाय के बारे में डिटेल में बताएंगे। थैंक यू। जी। देखिए, जो आज का सब्जेक्ट है अगर हम उसको देखें तो इसे समझने के लिए पहला इसका जो टॉपिक है, अगर हम इस पर बात करते हैं तो लीगल मेजर्स टू अवॉइड फॉल्स डाउरी एंड मैट्रिमोनियल केसेस, ये मुख्यतः इसका जो पॉइंट है। इस चीज को समझना जरूरी है कि फॉल्स केसेस मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में क्या होते हैं। पहला मुद्दा यही है, क्योंकि देखा जाए तो अगर हम, जो मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस रहा है इस लाइन का, उसमें मैंने ये देखा है कि जो बॉय वाला साइड रहता है वो तो हमेशा उनका एक ही वर्जन रहता है कि साहब हम तो सही हैं। तो इस तरह से समझें कि फॉल्स केस जो है, इट शुड बी फॉल्स, इट शुड नॉट बी डिफाइंड फॉल्स। क्योंकि क्या है, हम तो बोल दिए कि फॉल्स है, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ वो दोनों पक्षों को मालूम रहता है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में सबसे बड़ा मुद्दा यही रहता है कि जो सच है वो बहुत से लोगों को, रादर जो पति पत्नी होते हैं उनके अलावा और किसी भी लोगों को पता नहीं रहता। अब क्रूएल्टी क्या है? देखिए, पहले क्रूएल्टी को जो है डिफाइन करने के लिए सिर्फ ये होता था कि जो लीगल पैरामीटर्स होते थे, जजमेंट्स होते थे, उनमें ये वाली बात बताई जाती थी कि साहब ये क्रूएल्टी है, ये क्रूएल्टी नहीं है। उसमें कोर्टें मानती थी कि इसको हम क्रूएल्टी मानते हैं, इस बात को क्रूएल्टी नहीं मानते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड ने ये बोला कि तुम्हारा भाई तो बहुत पैसे कमा रहा है, अब इट कैन बी सार्कास्टिक, ये भी हो सकता है कि वो तारीफ की बात हो। तो ये पहलू समझना जरा कठिन है, इसको प्रमाणित करना भी कठिन है। क्रूएल्टी को मेनली दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि मेंटल क्रूएल्टी और फिजिकल क्रूएल्टी। फिजिकल क्रूएल्टी तो वो हो जाती है जो मारपीट हुई, धक्का मुक्की हुई, घर से निकाल दिया, इस तरह की घटनाएं बहुत आम देखने को मिलती हैं। लेकिन मेंटल क्रूएल्टी वो होती है जो कमेंट कर दिया, किसी तरह की डिमांड नहीं की, ऐसे बोल दिया कि अरे क्या पैसे ले आए। अब ये सारी चीजें, इनका जो है बेनिफिट नॉर्मली लेडीज साइड लेता है। 498A जो पहले हमारे यहाँ धारा थी, पहले उसके जो प्रोविजंस थे बड़े स्ट्रिंजेंट थे। अगर अपन लीगल सिनेरियो की बात करते हैं तो आप देखें कि लीगल फ्रेमवर्क जो है, जिसमें बहुत सारा जो लेडीज को मिला हुआ है बेनिफिट्स, उन लीगल फ्रेमवर्क की बात सबसे पहले समझना सबसे जरूरी है। क्योंकि यदि हम लीगल फ्रेमवर्क के बारे में नहीं जानेंगे तो हमें ये पता नहीं रहेगा कि हमारे साथ में किस तरह से क्या गड़बड़ हो रही है और हम किस लीगल पैरामीटर के तहत हम अपना रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। ये सामान्य चीज देखी गई है कि जो लेडीज के लिए जो भी कानून बनाए गए हैं, चाहे वो 498A का प्रोविजन हो जो आईपीसी में था, और अब ये बीएनएसएस जो आ गया है नया एक्ट हमारे यहाँ, उसमें जो है सेक्शन 85 में ये चीज डिफाइन की गई है, और एक नया सेक्शन 86 जोड़ा गया जिसमें इसको डेफिनेशन इस चीज की दी गई है। तो ये चीज जो है, ये एक टूल दिया गया है महिलाओं के लिए। दूसरा, जो 125 सीआरपीसी पहले होती थी, अब ये 144 बीएनएसएस हो गई है। एक ये प्रोविजन है जिसमें खाने खर्चे और भरण पोषण का लाभ मिलता है। जो 498 था जो अब 85 हो गया है और 86 में उसको डिफाइन किया गया, उसमें बेसिकली क्रिमिनल ऑफेंस और क्रिमिनल नेचर का है, उसमें पनिशमेंट का प्रोविजन होता है। इसके अलावा सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस करके एक कानून नया बना था। उस कानून के तहत में एक चीज ये भी एक टूल लेडीज को मिल गया कि इसके तहत भी ये प्रोसिक्यूट कर सकती हैं। तो अब बेसिकली हमारे पास में देखा जाए तो ये 3 कानून ऐसे हैं जो बनाए तो गए हैं दूसरे इंटेंशन से, लेकिन उपयोग इसका दूसरे तरह से होता है। जो लेजिस्लेटिव इंटेंट था
इसको बनाने के पीछे जो मुख्य कारण जो विधायिका का था, वो ये कभी नहीं सोचा होगा उन्होंने कि ये इसका इस तरह से मिसयूज होगा। अगर हम देखें लेजिस्लेटिव इंटेंट, तो लेजिस्लेटिव इंटेंट इसके पीछे ये था कि जो एक दौर था बीच में दिल्ली में दहेज हत्याएं बहुत हो रही थी, दिल्ली इस चीज के लिए बहुत बदनाम हो गया था। ये मैं बात कर रहा हूँ 80s की, 80s में और मिड 80s में अगर आप देखेंगे रिकॉर्ड उठा के, तो दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा ऐसे केसेस होते थे जहां डाउरी डेथ्स होती थी और मेनली वो जला करके मारने की होती थी उस दौर में। इसलिए ये चीजें ज्यादा प्रोवोक हुई और ग्रेजुअली एक समय आया जब ये सारे कानूनों का ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन होने लगा और ज्यादा स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस इसमें आ गए। लेकिन इसका दुर्भाग्य ये था कि इनका दुरुपयोग मैक्सिमम होने लगा। 90% केसेस जो मेरा अनुभव है अपने अनुभव के आधार पर और जो मैंने फेस किए हैं, देखे हैं, जो मैंने लड़े हैं, उसमें 90% केसेस जो होते हैं वो बोगस होते हैं। 10% केसेस जो जेन्युइन होते हैं उनके साथ इतनी आफत रहती है कि वो अपना केस प्रूव करने में ही उनके पसीने छूट जाते हैं, सालों साल लग जाते हैं डिसाइड कराने में और अपना रिलीफ पाने में। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो लाइफ पूरी स्पॉइल हो जाती है, लड़की की भी लड़के की भी। अब समस्या ये है कि जो 90% वाला रेशो है, जो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है कि ये जो इसका मिसयूज करती हैं लड़कियां, उसके ऊपर मेन चीज समझने वाली है। अब देखिए, जैसे आप लोगों में से मैक्सिमम अगर हम देखें तो एक हम बेसिक लॉ लेके चलते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट, क्योंकि मैरिज एक्ट के संबंध में हिंदू मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, कई सारे एक्ट हैं। इन सबको अगर अपन देखते हैं तो एक अपन पहले बेसिक चीज से समझें, क्योंकि अदरवाइज ये सेशन का टाइम कम पड़ जाएगा। जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें नॉर्मली ये होता है कि लड़का डिवोर्स पिटीशन लगाता है, लड़की उसके अगेंस्ट में काउंटर ब्लास्ट में 125 लगाती है मेंटेनेंस के लिए, डीवीए उठा करके सबके लिए लगा देती है, हस्बैंड और उसके सारे जितने रिश्तेदार हैं वो चाहे वहां रहते हो चाहे नहीं रहते हो। और इस तरह से ये 3 केसेस से चलता है और बाकी 498 तो रजिस्टर होता ही है पुलिस के पास। अब सारी समस्या यहाँ होती है, पहले ये सिनेरियो था कि जब 498 की शिकायत आती थी तो कॉग्निजेबल होने के साथ ये इट वाज नॉन बेलेबल ऑफेंस, उसमें कोई इंक्वायरी भी नहीं होती थी और नॉर्मली ये होता था लड़कियां अपने मायके वाले शहर या मायके वाले थाना क्षेत्र में इसको रजिस्टर कराती थी। प्रॉब्लम वहां आना शुरू हुई कि मायके वाले क्षेत्र का जो थाना क्षेत्र है, जो जिस जगह पे मायका है, उस थाना क्षेत्र वालों को उस जगह की जहां पर एलिगेशन है कि यहाँ पे क्रूअल्टी कारित की गई, उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी ही नहीं रहती थी। इन्वेस्टिगेशन के बिना उठा करके उनके ही परिवार के लोगों के बयान लिए और उठा करके उसी के आधार पर चार्जशीट फाइल कर दी। नॉन अवेलेबल होने के कारण इसमें प्रॉब्लम ये थी कि थाने बुलवाते थे बातचीत करने के बहाने और उसके बाद अरेस्ट हो जाते थे। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें ये बात कही थी कि ये जो तरीका है दिस इज रॉन्ग। उसमें कुछ गाइडलाइंस फ्रेम करके बताई गई जिसमें ये कहा गया कि जो प्लेस ऑफ इंसिडेंस है, आप वहां पर भले एफआईआर नहीं लिखा हो, क्योंकि व्यवहारिक रूप से संभव नहीं होगा कि लड़की की शादी अगर दिल्ली में हुई और वो रहने वाली है शिमला की, तो वो शिमला से मायके से जाए दिल्ली और एफआईआर रजिस्टर कराए। और कई सारे केसेस में ये भी होता है कि ये कहा जाता है कि लड़की पक्ष हमेशा एक बात लेता है कि लड़के वाले जो हैं ये बहुत पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बहुत स्ट्रांग है, इस कारण हम अपने यहाँ नहीं करा सकते एफआईआर इनके वाले थाना क्षेत्र में। तो इस चीज का भी एक रीजन देखते हुए लेजिस्लेशन ने ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि जो एफआईआर है वहां 0 पे हो जाएगी जहां पे लड़की रहती है उसके रेसिडेंशियल एरिया में, वो ट्रांसफर होकर के आएगी 0 पे कायम होने के बाद उस थाना क्षेत्र में जहां पे क्रुएल्टी का एलिगेशन है। उस जगह पे आने के बाद उस जगह की थॉरो इंक्वायरी होगी, एक इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कमेटी बनेगी and that will inquire into the case and thereafter that will take file a report before the SHO के पास में वो रिपोर्ट फाइल करेंगे और उस जब रिपोर्ट के आधार पर अगर पाया जाता है तो ही इसके खिलाफ में कार्रवाई होगी और वो भी कार्रवाई होगी वो बेलेबल होगी, बेलेबल ऑफेंस हो गया उसके बाद। और वो बेलेबल ऑफेंस के बाद में ये हो गया कि इसमें जो थाने से ही जमानत प्राप्त हो जाएगी। अब 498A को देखा जाए तो एक प्रकार से पूरी तरह से डाइल्यूट कर दिया गया। अब दूसरी समस्या आज की डेट में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है दैट इज विद रिगार्ड टू प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस है। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत ये है, इसमें 2 चीजें हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप लोग अपने स्क्रीन पे देखेंगे तो देखिए ये हिराल पी हरसोरा एंड अदर्स वर्सेस कुसुम 2016 में ये जजमेंट आया था जिसमें रिस्पोंडेंट की डेफिनेशन में सुप्रीम कोर्ट ने एक नजीर जारी करी थी, एक फाइंडिंग दी थी, एक अपना लीगल प्रिंसिपल फ्रेम करके बोला था। वो ये बोला था कि जो सेक्शन 2Q है इसका, जिसको अपन कहेंगे कि डेफिनेशन वाला जो क्लॉज है, उसमें एक ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि रिस्पोंडेंट का मतलब जिसके खिलाफ शिकायत की जा रही है उसमें
पहले नियम ये था कि सिर्फ मेल पर्सन को ही आप इम्प्लीकेट कर सकते हो, लड़कियों के लिए ये था। लेकिन उस जजमेंट के बाद से ये हो गया कि वो किसी को भी इम्प्लीकेट किया जा सकता है, एनी पर्सन, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो अब महिलाओं के पास में ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग टूल बन गया, वो ये कि वो पति की माँ को, मतलब अपनी सास को, ससुर को, नंदों को, अगर देवरानी जेठानी है तो उनको सबको पार्टी बना देती है। आदमी को ट्रैवल करके जाना पड़ता है उस जगह पे जहां पर ये केस रजिस्टर हुआ है, वहां पार्टिसिपेट करना पड़ता है और उसको कंटेस्ट करना पड़ता है। अभी एक चीज और भी है, डोमेस्टिक वायलेंस में एक प्रोविजन ये है कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसको शिकायत की जाएगी, उसकी रिपोर्ट पे पुलिस को कार्रवाई करनी है। अब प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हर स्टेट में अलग अलग तरह से हैं। जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो होते हैं उनके पास में ये आंगनबाड़ी केंद्र में जाता है, शहरी क्षेत्र में भी होते हैं ये, वहां पर जाता है, उनके कंप्लेंट वहां दाखिल होती है और वो कंप्लेंट लेकर के वो दोनों पार्टीज के स्टेटमेंट लेते हैं और उसके बाद सीधी सीधी सी रिपोर्ट बना के दे देते हैं। उनकी मर्जी है, चाहे वो उसको फाइंडिंग अपनी कुछ भी दे दे, कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं रहता उनके पास। महाराष्ट्र में जो है एक दूसरा सिस्टम है, वहां पुलिस परामर्श केंद्र जो बने हैं वहां पर जाती है वो रिपोर्ट, उनकी जो है रिपोर्ट को ही प्रोटेक्शन ऑफिसर की रिपोर्ट मान करके थाने भेजा जाता है, थाने से मजिस्ट्रेट साहब के पास वो रिपोर्ट जाती है। अब समस्या यहाँ फिर ये होती है कि चूंकि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है या जो इनिशियल स्टेज पे इंक्वायरी करने वाली एजेंसी है जैसे प्रोटेक्शन ऑफिसर, अगर उसकी रिपोर्ट में मैनेज हो गई है, मैनिपुलेट हो गई, तो लड़कों के लिए समस्या बन गई। उसके बाद कोई विकल्प नहीं है, आपको कोर्ट में जाकर के डिफेंड करना पड़ेगा। अब एक चीज और होती है, अगर हम इस पूरी चीज को बारीकी से देखें और समझें तो कोई भी फॉल्स केस जो होता है या फॉल्स ग्राउंड्स जो होते हैं उनमें कहीं ना कहीं अपने ही केस में कुछ ना कुछ हमें क्लू मिलता है। ये डिपेंड करता है आपका जो प्रोफेशनल है, जो लॉयर है, उसके साथ आप कितना टाइम स्पेंड कर पाते हैं या वो आपके केस में कितना टाइम दे पाते हैं स्टडी करने में, बारीकियां देखने में, और आप उनको कितना मटेरियल दे पाते हैं। अगर इस तरह से सही मटेरियल आप प्रोवाइड कर पाए अपने लॉयर को, तो ये निश्चित मानिए कि आपके वकील साहब जो भी हैं, जिस शहर में भी हैं, वो उसकी छानबीन करके बारीकी निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ चीजें बताऊं, जैसे एक ट्रिक मैंने जो अपने इतने साल के अनुभव में देखी है, मैं ऐसा नहीं है, मैंने लड़कियों की तरफ से भी केसेस लड़े हैं काफी, लेकिन उनमें हर बार ऐसा नहीं होता कि लड़कियां ही अपवाद हो, गड़बड़ हो, और ये बात मुझे भी समझ में आती है, मैं तभी वो मैटर लेता हूँ, अदरवाइज मैं ऐसे फॉल्स केसेस नहीं लेता। लेकिन अगर हम देखते हैं तो कई जगह पर ऐसा होता है कि फैब्रिकेट करने के प्रयास किए जाते हैं एविडेंस को। अगर आप मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में आपको आना पड़ गया है किसी भी मजबूरीवश, तो पहला मंत्र यह है कि एविडेंस को फैब्रिकेट नहीं कीजिए। अगर आपने एविडेंस फैब्रिकेट किया तो यू आर श्योरली गोइंग टू फेस अ बिग रिपरकशन ऑफ दैट। बहुत भारी कीमत उसकी चुकानी पड़ जाती है। और ये मैं किसी किताब के आधार पे नहीं, अपने अनुभव के आधार पे बोल रहा हूँ। कई मैटर्स ऐसे होते हैं जिसमें पहले से प्लानिंग होती है कि अरे अब तो ठीक है, चलो आ गई है, अब इसको ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपने तिनके बराबर भी भूल की तो वो पहाड़ बनकर आपके ऊपर गिरेगी, क्योंकि आपको फिर मैट्रिमोनियल केसेस का एक बेसिक सिद्धांत होता है कि कोर्ट आपका कंडक्ट देखती है। अगर आपका कंडक्ट गड़बड़ दिख गया किसी भी स्टेज पे, चाहे वो प्राइमरी स्टेज हो, ऊपर अपीलेट स्टेज हो, रिवीजन हो, कहीं पे भी हो, आप जब जाएंगे उस जगह पे, वहां पहुंचेंगे, रिकॉर्ड अपने आप बोलेगा, और समझने वाला अगर उसने बारीकी पकड़ ली तो योर केस इज गॉन। फिर आप कितनी बाकी आपने 99 चीजें सही की हैं, एक चीज गलत की है, तो वो एक चीज आपकी उन 99 अच्छी चीजों को भी ले डूबेगी। इसलिए ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, फैब्रिकेट कहीं नहीं करना है एविडेंस को, और क्रिएट नहीं करना है, सबसे पहला। दूसरी चीज, जहां तक हो सकता है, अगर सबसे पहले तो ये एनालिसिस करना आवश्यक है कि ये क्या हमारे ऊपर फॉल्स केस है। ये आत्ममंथन का बिंदु है, क्योंकि अगर हम फॉल्स नहीं है तो हमारे पास में बचने के रास्ते निश्चित रूप से हैं। लेकिन अगर हमने गलती की है और फॉल्स केस नहीं है, सामने वाले ने जेन्युइनली सही लगाया, तो उसमें कोई उपाय नहीं है। आपको बेटर ऑप्शन ये है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लें, सेटल कर लें और आउट ऑफ कोर्ट इसको रिजॉल्व कर लें। लेकिन अगर आप वाकई में किसी फॉल्स केस में इम्प्लीकेट हो गए हैं, सबसे पहला काम आपको अप्रोच करना चाहिए पुलिस के पास। ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि कहीं ये महिलाओं के लिए ही सारे कानून है तो महिलाओं का ही भला होगा, ऐसा नहीं। अगर आपका डॉक्यूमेंट्री वर्क पूरा है, थोड़ी मुश्किल जरूर होगी, लेकिन डेफिनेटली आप अपना पार्ट प्रूव कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज, आपको पुलिस के पास जाने से डरना नहीं है। पुलिस के पास जाना है और जाने के साथ आपको एक ही इंटेंट लेके जाना है, भले आपके मन में नहीं हो, लेकिन ऑन रिकॉर्ड आपको कहीं ये चीज नहीं बोलनी है कि हम घर तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि पहली मंशा न्यायालय हो चाहे कोई भी अधिकारी हो, उसकी मंशा ये रहती है कि घर जोड़ा जाए। जब आप घर जोड़ने के लिए जाएंगे, किसी भी लीगल मशीनरी को, किसी को भी अप्रोच करेंगे, वो सामने वाली पार्टी को भी बुलाएंगे। जब सामने वाली पार्टी को बुलाएंगे और कंडक्ट देखेंगे, कंडक्ट मैंने आपको कहा ना, कंडक्ट देखेंगे, तो कंडक्ट देख करके खुद ही समझ में आ जाएगा कि कहाँ गड़बड़ी है, और वो गड़बड़ी तुरंत पकड़ में आ जाएगी एंड वो अपने आप सामने खुली किताब की तरह सामने दिख जाएगा। वो भले रिपोर्ट में लिखेंगे कि मीडिएशन सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन
उनकी ये चीजें नजरों से बच नहीं पाएंगी। और इसी आधार पे जब वो कोर्ट में अप्रोच करेंगे, आप कोर्ट के अंदर जाएंगे, कोर्ट के अंदर कभी भी सेक्शन 13 यानी डिवोर्स पिटीशन आपको अपनी तरफ से नहीं लगानी है, शुरुआत नहीं करनी है। आप सेक्शन 9 लगाइए। सेक्शन 9 लगाई जाती है वापस बुलाने के लिए, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए। अगर आप सेक्शन 9 लगाते हैं तो आपकी मंशा दिखती है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, घर जोड़ना चाह रहे हैं। घर जोड़ने की बात अगर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये चीज होगी कि कोर्ट उनको भी बुलाएगी, सामने बैठ के बात करेंगे। अगेन द थिंग्स आर क्लियर, सामने चीजें बहुत सारी पता चलेंगी, वो झूठे आरोप लगाएगी, मिसबिहेव करेगी, कुछ भी करेगी, अपने आप आपको सामने मतलब आप प्रूव कर रहे हैं, कंडक्ट दिखेगा। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला पक्ष बहुत ड्रामा करने का और स्मार्टली प्ले करने का कोई तरीका सीख के आता है, तो भी फैब्रिकेट नहीं करना है, क्रिएट नहीं करना है एविडेंस, चीजें अपने आप बनती हैं। जो भी फैक्ट्स हैं उनको डिटेल में लिखिए, लिखने के बाद अपने लॉयर से बात कीजिए, लॉयर को आप बताइए। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उदाहरण के लिए लड़के ने डिस्प्यूट हुआ, दोनों अलग अलग रहने लगे, अलग अलग रहने के दौरान 125 लगा, कुछ भी लगा, डिजर्शन का आपने ग्राउंड बना दिया। डिजर्शन का आपका एक बार ग्राउंड बन गया, 2 साल का या 6 महीने, साल, 1.5 साल, जितने समय का भी आपका डिजर्शन का ग्राउंड है, उसके ग्राउंड के आधार पे आपने ये बात बोलना शुरू करी कि भाई ये डिजर्ट कर रही है और ये रह नहीं रही है साथ में। तो उस स्थिति में आपके पास में एक टूल बचता है कि आपने सेक्शन 9 लगाया हो चाहे नहीं लगाया हो, लेकिन लिटिगेशन में है, एक स्थिति आ गई कि आपको अब डिवोर्स लगा देना चाहिए, तब आप डिवोर्स पिटीशन फाइल कीजिए। डिवोर्स पिटीशन लगाने के बाद यदि लड़की की तरफ से एफआईआर कराई जाती है तो उस पर ढेरों जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के जो ये कहते हैं कि ये आफ्टर थॉट है और काउंटर ब्लास्ट है, और उस ग्राउंड पे आपकी 482 अलाउ हो जाएगी, जो क्वेश्चन ऑफ एफआईआर की पिटीशन है हाईकोर्ट के द्वारा, और उसके आधार पे आप क्रिमिनल केस से बाहर आ जाओ। तो ये तो एक मूल मंत्र है कि अगर डिवोर्स पिटीशन फाइल होने के बाद एफआईआर हुई तो आपके खिलाफ में मामला नहीं बनता। लेकिन डिवोर्स पिटीशन में जब आप जाएंगे तो आपके पास में सबसे इंपॉर्टेंट टूल होना चाहिए क्रूएल्टी या फिर डिजर्शन। डिजर्शन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर क्रूएल्टी है ग्राउंड आपके पास, तो क्रूएल्टी आप अगर प्रमाणित कर पा रहे हैं तो इससे अच्छा ग्राउंड नहीं है, फिर आपको इमीडिएटली डिवोर्स पिटीशन के लिए जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि जैसे हिंदुस्तान में जो अगर हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट में और दूसरे एक्ट में भी अगर आप ध्यान से देखें तो जो डिवोर्स है वो कुल 5 कारणों से मिलता है। पहला क्रूएल्टी, दूसरा एडल्ट्री, तीसरा डिजर्शन, चौथा रिनाउंसिंग द वर्ल्ड, और पांचवा वेनरल डिजीज। अब चौथा और पांचवा तो संभावना बहुत कम रहती है, बहुत रेयर ही मिलते हैं। पहले 3 रहते हैं डिजर्शन, क्रूएल्टी और एडल्ट्री। एडल्ट्री कभी भी जो है वो डायरेक्ट एविडेंस से प्रूव नहीं हो सकती। अगर एडल्ट्री डायरेक्ट एविडेंस से प्रूव करने का प्रयास किया गया तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू फेल। रीजन ये है कि एडल्ट्री का कभी कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, फिल्मों में होता होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट एविडेंस कभी नहीं होता, क्योंकि एडल्ट्री इज द एक्ट व्हिच इज डन बाय द पार्टीज वेरी केयरफुली एंड इन वेरी कंसील्ड मैनर। तो इस स्थिति में एडल्ट्री प्रूव करने के लिए अननेसेसरी बॉदरेशन नहीं करें। लेकिन अगर एडल्ट्री का कोई ऐसा एविडेंस, जो आजकल चूंकि टेक्नोलॉजी आ गई है या प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर लिए जाते हैं, इन तरीकों से अगर आप प्रूव कर सकते हैं तो एडल्ट्री में एक फायदा ये रहता है, या कई बार पार्टीज ओपनली भी ऐसा कुछ कर जाती है कि पता चल जाता है कि एडल्ट्री है, इस्टेब्लिश हो जाता है। उस स्थिति में एडल्ट्री में अगर आपने प्रूव कर दिया तो यू डोंट हैव टू पे मेंटेनेंस। तो इस बात की आपको जानकारी होना चाहिए कि एडल्ट्री या तो आप रेज नहीं करो, अगर एडल्ट्री का ग्राउंड रेज किया है तो यू हैव टू प्रूव इट। वे एलिगेशन अगर एडल्ट्री का लगाया तो दैट विल रिजल्ट इनटू क्रूएल्टी, और वो अकेला ग्राउंड आपके खिलाफ यूज हो सकता है लेकिन आपके द्वारा यूज नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे पहला ध्यान रखना है कि एडल्ट्री जब तक स्टैब्लिश नहीं कर सकते तब तक एलिगेशन नहीं लगाइए, अगर स्टैब्लिश हो रही है तो ही लगाइए। उसके लिए भी फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट किया हुआ कुछ भी इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। लेट इट बी एज नेचुरल इट इज। अब अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात करते हैं, डीवीए की, डीवीए के ऊपर अभी 2 दिन पहले एक जजमेंट आया है जिसमें यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि डीवीए को 482 में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं होता। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसकी क्वेश्चन नहीं मान सकते। 227 आर्टिकल 227 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आप यू कैन ऑलवेज मेक अ प्रेयर, और कोर्ट ने उसको दायरे के बाहर नहीं रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसीलिए ये अवधारणा मन में नहीं रखें कि ये क्वेश्चन नहीं हो सकती, क्वेश्चन हो सकती है, लेकिन यू हैव टू गो अंडर 227। अब आता है मुद्दा इस बात का कि मेंटेनेंस एक स्ट्रॉन्ग टूल है जो लेडीज इस्तेमाल करती हैं फॉर दिस मैट्रिमोनियल केसेस। और बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि मैट्रिमोनियल केसेस में पर्पस ही ये होता है लेडीज का कि हमें बस मेंटेनेंस मिल जाए या वन टाइम एलिमनी मिल जाए। उस चीज के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि आप 2 बातें ध्यान रखें। पहला, उसमें अभी एक जजमेंट है रजनेश वर्सेस नेहा,
सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है, 2020 में आया था ये, और वो उस जजमेंट के आधार पे सारे इंडिया के हर कोर्ट को ये ऑर्डर हुआ था कि आप इनकम एफिडेविट पार्टीज का दोनों का फाइल करवाएं। दोनों पार्टीज मींस लड़के का भी फाइल होगा, लड़की का भी फाइल होगा। उसके बाद एंट्रीम मेंटेनेंस डिसाइड होगा और फिर फाइनली जब वो केस डिसाइड होगा उसमें भी उसको कंसीडर किया जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज और भी है, झूठा एफिडेविट देने से जो है 340 सीआरपीसी में प्रोविजन है, उसके तहत सजा का प्रावधान भी है और झूठ बोलने से आपका काम और बिगड़ सकता है मेंटेनेंस के मैटर में भी। इसीलिए एफिडेविट में डिस्क्लोजर ऑफ इनकम प्रॉपर होना चाहिए। सामने वाला नहीं करेगा, आपको अगर मालूम है तो आप सबसे पहला काम ये करें, उसका पैन नंबर अरेंज करें, आरटीआई लगाएं। आरटीआई में आप अगर इनकम का जो रिटर्न की कॉपी है वो मांगेंगे तो वो नहीं मिलेगी, लेकिन ग्रॉस प्रोफेशनल इनकम या टोटल ग्रॉस इनकम जो है पर्टिकुलर ईयर की वो आपको मिलेगी। उसके ऊपर सीआईसी के यहाँ के कई सारे जजमेंट्स हैं जिसमें ये कहा गया है कि इनकम का रिकॉर्ड हस्बैंड और वाइफ के मामले में स्पाउस को दिया जा सकता है। तो इनकम का अगर आप पता करना चाहते हैं तो इस तरह से आप इनकम पता करके ये बात बोल सकते हैं कि आप भाई ये अर्निंग लेडी है। अर्निंग लेडी होने भर से बात नहीं बनती, कैपेसिटी टू अर्न भी है। जैसे अगर वो मान लीजिए वो डॉक्टर है, क्वालिफाइड डॉक्टर है, तो शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। क्यों? क्योंकि वो शी कैन अर्न। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, क्योंकि क्वालिफाइड डॉक्टर को हो चाहे प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो, लायबिलिटी टुवर्ड्स वाइफ दैट डजंट एब्जॉर्ब। लेकिन अगर वाइफ के साथ बच्चे हैं तो फिर वाइफ को नहीं मिलेगा, बच्चों को भर मिलेगा। बच्चों के लिए वो जो है मेंटेनेंस का अमाउंट अवार्ड होता है। अब आते हैं इस बात पर कि रजनीश नेहा में क्या कहा गया। रजनीश नेहा में एक चीज ये भी कही गई है कि जो क्वांटम है वो ऐसा होना चाहिए जिससे ये पता चले कि जो डेस्टिट्यूट वाइफ है शी इज नॉट एंजॉइंग द मनी। ऐसा ना हो कि जो पैसा देने वाला है पति है, पति को इतना ओवरबर्डन न कर दिया जाए कि वो डेस्टिट्यूट बन जाए। तो ये चीज भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो भी कंसीडर किया जाता है कोर्ट के द्वारा, कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको हम मेंटेनेंस दे दें तो पता चला वो बेचारा अपने पेरेंट्स की देखभाल कर रहा है, सब कर रहा है, और कैसे करेगा। अगर हम लिटिगेशन की बात करते हैं तो लिटिगेशन में हमारे साथ एक चीज और भी होती है। एक सबसे अच्छा ग्राउंड जो मैंने अपने अनुभव से देखा है जिसपे रिलीफ अच्छा मिल जाता है बॉयज को नॉर्मली, वो ये रहता है कि सेपरेट हाउस होल्ड की डिमांड कर रही है। अगर ये वाली बात है और ये चीज कहीं से प्रूव होती है, रिकॉर्ड पे आती है, तो वैसे केसेस में ये मान के चलिए आप कि बहुत कोर्ट का नजरिया अलग हो जाता है, क्योंकि सेपरेट हाउस होल्ड कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। अपनी आपसी म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपने माता पिता को छोड़ करके आप चले जाओ पत्नी के साथ, और इस चीज को कोर्ट कभी एनकरेज नहीं करता। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक इंपॉर्टेंट रिलेवेंट पॉइंट है जो कभी कोर्ट में प्रूव करने लायक स्थिति बने तो इसे प्रूव करना चाहिए, जिससे ये एस्टेब्लिश हो कि हाँ ये जो सेपरेट हाउस होल्ड है, ये मांगने की इसकी जो डिमांड है ये डिमांड थी, इसके कारण हम अलग रह रहे हैं। तो फिर उसका अलग रहने का रीजनेबल कॉज नहीं बनेगा जिसमें उसको 125 में रिलीफ नहीं मिलेगा। जहां तक क्रुएल्टी की बात है, यदि आप क्रुएल्टी प्रमाणित कर लेते हैं तो डिवोर्स होता है। डिवोर्स पिटीशन में सेक्शन 25 एक होता है, सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट की बात कर रहा हूँ। हिंदू मैरिज एक्ट में ये प्रोविजन है कि अगर वन टाइम एलिमनी मांगेगी तो कोर्ट एक वन टाइम एलिमनी लेकर के ऑर्डर कर सकती है। अगर इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो आपको अपने जो भी आपके प्लीडिंग्स हैं उसमें शुरू से ही ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि ये सेक्शन 25 तो डिक्री होने के टाइम पे, मतलब फाइनल आर्गुमेंट्स के टाइम पे फाइल किया जाता है। तो इस स्थिति में पहले से ही लायबिलिटी वगैरह पे आप पूरा एविडेंस कराते समय ही ये चीजें लेकर के आए। भले सेक्शन 24 जो एंट्री मेंटेनेंस हिंदू मैरिज एक्ट का आपके खिलाफ में हो गया हो, लेकिन उसके बावजूद एविडेंस में ये चीज लेकर के आए, क्योंकि नॉर्मली आदमी ये सोचता है कि ये सेक्शन 24 तो डिसाइड हो गया, अब हम इस फाइनेंशियल एस्पेक्ट को क्यों प्लीड करें। लेकिन नहीं, उसे प्लीड करना चाहिए और एस्टेब्लिश भी करना चाहिए, एविडेंस पे भी लानी चाहिए बात। नहीं तो सेक्शन 25 में महिला अपने लिए, आपकी पत्नी जो है वो क्लेम कर सकती है और उसमें उसको अच्छा खासा एलिमनी आपकी इनकम के हिसाब से मिल जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं कुछ जजमेंट्स, जो लैंडमार्क जजमेंट्स जो अपने को अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट के हैं, जो जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस के एम्बिट में क्या क्या आता है। तो अगर देखें, जैसे अभी आप देख रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये एक्ट फोर्स में आने के पहले, मतलब ये एक्ट कानून लागू होने के पहले के भी जो कोई अगर इस तरह के मामले हैं जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस का एलिगेशन है, तो उन केसेस में भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को इंक्लूड किया जा सकता है, उसमें कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। इकोनॉमिक अब्यूज के अलावा फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं उनकी सुविधा न देना, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाएगा। उसके अलावा अगर राइट ऑफ रेसिडेंस मांग रही है तो राइट ऑफ रेसिडेंस भी मिलेगा, कि जिसमें उनको ये बोल सकती हैं कि हमें रहने के लिए घर चाहिए और हमारे रहने का इंतजाम नहीं किया उन्होंने प्रॉपर। अब ये मैं आपको कुछ डिफेंस के संबंध में की जजमेंट्स बता रहा हूँ कि अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है। यदि आप ये मान के चलें कि
कोई एफआईआर हुई है और अगर उसका प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार लैंडमार्क जजमेंट है 2014 का, ये आप गूगल करेंगे आपको आराम से इसका साइटेशन और इसकी कॉपीज मिल जाएंगी। तो ये जजमेंट जो है ये बड़ा हेल्पफुल है इस मामले में। और इसके बाद एक सुशील कुमार शर्मा वाला जजमेंट भी इसके पहले था 2005 में, उसमें भी यही चीज थी कि हरासमेंट के जैसे इसका उपयोग नहीं किया जा सकता टूल के जैसे, और इस कारण से जो है इसको लेडीज जो है एक टूल के जैसे इस्तेमाल ना करें। प्रीति गुप्ता और गीता मेहरोत्रा वाले ने भी है कि सिर्फ एलिगेशन लगा देना विदाउट वेरिफिकेशन के और इसका एक ये बना लेना, इसको एक हथियार के जैसे इस्तेमाल करना, ये चीज सही नहीं है और इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सख्त रवैया अपनाया था। तो बॉटम लाइन ये है कि यदि आपके सामने इस तरह की कोई चीज आती है, चाहे आप अगर एडवोकेट हैं तो आपके अगर क्लाइंट के पास में क्लाइंट कोई ऐसी चीज का सफरर है, या आप अगर खुद पीड़ित हैं या आपके कोई परिचित पीड़ित हैं इस तरह से, तो उनको सबसे पहला काम ये करना चाहिए, 2-3 चीजें हैं जिसमें उनको ध्यान देना चाहिए। यदि उनके पास में कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, पुलिस के पास सामने वाले का जाने का इंतजार न करें, खुद जा करके पुलिस में अपने थाना क्षेत्र में इस बारे में जानकारी दे दें कि डिजर्ट करके चली गई है या डैमेज किया है प्रॉपर्टी या बॉडी को कुछ किया है, उसकी प्रॉपर रिपोर्ट कराएं। दूसरी चीज, यदि उनके द्वारा कोई इस तरह का आपके प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास में कोई कंप्लेंट आती है, तो गो विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कि जैसे अगर आप बता रहे हैं कि ये घर छोड़ करके चली गई हैं या मारपीट किया है या इनके भाई आके लड़ाई झगड़ा करके गए, तो उसकी तुरंत आप सूचना दें थाने में, भले उसमें आप लिख दें कि हमें कार्रवाई नहीं चाहिए। अगर आप सूचना भी दे देते हैं तो ये एक आपको आगे जाकर के काम का टूल मिलेगा जो कि आपको डिफेंस में आपके बहुत काम आएगा। डिफेंस जो होता है इसमें लिमिटेड रहता है, क्योंकि क्या है, जो प्रोसिक्यूशन साइड है वो अपनी तरफ से पूरी चीजें वैसी वाली लेकर के आता है, पुलिस तो आपका पक्ष लेगी नहीं अगर एफआईआर हो गई है तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान। लेकिन आपने पहले अगर ये सब चीजें बोल दी हैं तो यू कैन ऑलवेज पुट देम बिफोर द कोर्ट, और वो कोर्ट में प्रेजेंट करने के बाद आपको इस चीज का लाभ निश्चित रूप से ही मिलेगा। तो इसके साथ मैं अपनी बात यहाँ पे खत्म करता हूँ। अब हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिन लोगों को भी कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड, तो दीपक पंजवानी जी आपके प्रश्नों का जवाब देंगे, सो आप क्वेश्चन कर सकते हैं और रिलेवेंट क्वेश्चन कीजिएगा, इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कीजिएगा। अदर टॉपिक जब कोई अलग वेबिनार होगी तब, और फिर अगर आपको प्रॉब्लम होगी तब, ठीक है। इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए। जी शुरू करें। सर आपने अभी बोला कि इनकम टैक्स आईटी, अगर हम इनकम का जो डिटेल्स है या इनकम की जो इन्फॉर्मेशन है आरटीआई से ले सकते हैं, उसमें इनकम टैक्स की आईटीआर नहीं मिलेगा, इनकम की डिटेल्स मिलेगी। सो इज इट सो? यस। अच्छा, ओके, थैंक यू। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ इसमें कि आफ्टर मैरिज के बाद डोबरी का केस कितने लिमिटेशन बार्ड है, मतलब डीवीए का? हाँ, मतलब अगर मैरिज होने के बाद लिमिटेशन, मतलब डोबरी का, डाउरी का। देखिए डाउरी का करके केस नहीं होता, केस होता है क्रुएल्टी का। क्रुएल्टी का केस होता है। जो आप जिस चीज के विषय में आपका इशारा है वो मैं समझ रहा हूँ, डाउरी डेथ की आप चीज से कंफ्यूज हो रहे हैं। डाउरी डेथ वो होती है जो अगर शादी के 8 साल के अंदर किसी की लेडी की डेथ होती है सस्पेक्टेड परिस्थितियों में, संदिग्ध अवस्था में अगर मृत्यु होती है, तो उसको डाउरी डेथ के तरह से देखा जाता है और उस पर कॉग्निजेंस दिया जाता है। भले उसमें वो नेचुरल दिख रही हो, लेकिन अगर संदिग्ध स्थिति में है या एक्सीडेंट दिख रही हो, संदिग्ध स्थिति में है, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। लेकिन क्रुएल्टी के ऊपर कभी भी एलिगेशन लगाया जा सकता है। इस गलती में मत रहिएगा कि एलिगेशन लगा है क्रुएल्टी का तो अब हमारी शादी को तो जी 10 साल हो गए अब नहीं लग सकता, ऐसा नहीं। क्रुएल्टी अलग चीज है, डाउरी डेथ अलग चीज है। थैंक यू सर। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। हेलो। हाँ जी। हाँ, मैं पूछना चाहूंगी कि अभी जो कॉमन पीपल होते हैं वो ज्यादातर कानून के पचड़े में फंसना नहीं चाहते, और जहां तक कि शादी में लेन देन का सवाल है या डाउरी जिसको हम बोलते हैं, तो भारत में शादी में खुशी से सब लेन देन सब जगह किया जाता है, और लेकिन अगर खराब परिस्थिति सामने आ जाती है तो उसको डाउरी का नाम देके फायदा उठाया जाता है। मैं उदाहरण देना चाहूंगी अतुल सुभाष का, जो मतलब जिन्होंने सुसाइड किया, उनकी जो वाइफ थी और वाइफ के फैमिली मेंबर्स थे, उन्होंने उनसे सेटलमेंट के 5 करोड़ रुपए मांगे थे। ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं अभी आज की डेट में, जिसकी वजह से लड़कों की शादी खतरे में पड़ रही है, तलाक के केसेस आ रहे हैं, लड़कियां शादी ही पैसे के लालच में कर रही है। इन सब बातों से बचने के लिए हम क्या करें? और प्रूफ तो लड़की वाले अपने पास रखते हैं कि हमने ये दिया ये दिया ये दिया, लेकिन लड़के वालों का भी खर्चा होता है जो प्रूफ के रूप में हम रख नहीं सकते। तो हम क्या करें? हम बिना डिमांड के ही लड़की को अगर वो अपना स्त्रीधन के रूप में सोना वगैरह देते हैं या कैश देते हैं, तो उसको वो डाउरी का नाम दे देते हैं।
तो इन सब से बचने के लिए, लड़कों की शादी बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं उनको सेफ रखने के लिए? थैंक यू। देखिए, इसमें जो प्रश्न है आपका वो बहुत रेलेवेंट है इस समय पर। अगर डाउरी की अगर अपन बात करें तो डाउरी जो होती है वो सेक्शन जो डाउरी में अगर आप देखेंगे ना 5-6 सेक्शन 5 एंड 6 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का, डाउरी देना भी अपराध है तो लेना भी अपराध है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि लड़की पक्ष ने अपनी इच्छा से अभी शादी के समय तो भर के दे दिया, बाद में अगर डिस्प्यूट हुआ या कोई किसी वैचारिक मतभेद के दौरान ये बना लिया कि डाउरी की डिमांड की जाती है, तो डाउरी की डिमांड दैट इज एन ऑफेंस। उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि डाउरी की डिमांड की गई और उस डिमांड के चलते क्रुएल्टी की गई। अगर क्रुएल्टी का एलिमेंट मिसिंग होगा तो कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। डाउरी दी उन्होंने, हमने ली, दैट इज सेपरेट थिंग। वो भी उतने उत्तरदायी हैं जितने हम हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्रुएल्टी स्टैब्लिश नहीं होनी चाहिए। अगर क्रुएल्टी स्टैब्लिश हो गई तो सबसे बड़ी दिक्कत है, फिर सारी चीजें लिंकअप होती जाएंगी। तो क्रुएल्टी से बचाना है, क्रुएल्टी का एलिगेशन नहीं लगना चाहिए। क्रुएल्टी का एलिगेशन से बचने के कुछ टिप्स भी अभी चूंकि प्रसंग निकला है, इस विषय पे बात की है, तो इस पे मैं बोलना चाहूंगा कि ये एक सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ वो डेवलपमेंट वाला काम है कि जो हमें अपने आप को इम्प्रोवाइजेशन की बात है। यदि हम ये देखते हैं कि कोई डाउरी का, जैसे घर में कोई बहू आई तो उसे कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। अगर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की तो क्या होगा? रिटेलिएशन नहीं होगा। रिटेलिएशन नहीं हुआ तो फ्रिक्शन नहीं आएगा। सबसे पहली चीज ये चीज हो गई। दूसरी बात, छोटी छोटी बातों को अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि दो चीजें अलग अलग, वो जिस घर से आ रही है वो हमें नहीं मालूम वहां का परिवेश क्या है। हम यहाँ पे अपनी तरफ से सब चीज अच्छी दे रहे हैं, उसके बावजूद वो एडजस्ट नहीं हो सकती, तो उसका रिटेलिएशन शुड नॉट बी रॉन्ग। न तो भाषा गंदी होनी चाहिए, न व्यवहार गंदा होना चाहिए। वो तो हमारे आचरण में सभी के साथ होना चाहिए, न केवल बहू बल्कि हम तो कहीं नौकरों के साथ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस हिसाब से देखा जाए तो वो भी आपके खिलाफ में 10 प्रकार के मामले कर सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि क्रुएल्टी का एलिमेंट अगर मिसिंग है तो डाउरी से लेकर के कोई इशू नहीं है। और डाउरी उन्होंने अगर कुछ दी है तो वो अपने आप में वो उस चीज को तो आप अवॉइड नहीं कर सकते इंडियन सिनेरियो के हिसाब से। आपने क्या दिया है, आप वो भी, जैसे उन्होंने एविडेंस रखा कि उन्होंने खरीद करके आपको दिया, तो आप भी एविडेंस रखेंगे कि ये हम खरीद के दिए, तो फिर समस्या आपके लिए दूसरी वाली आ जाएगी। जब फ्रिक्शन आएगा तब वो बोलेगी ये सारी चीजें तो मेरी हैं जी, स्त्री धन है, तो आपने जो दिया वो भी चला गया और जो मायके से लाई थी वो तो ले ही गई। तो ये एक इशू आता है। अब इससे बचने का रास्ता यही है कि फ्रिक्शन की स्थिति न होने दें। जैसे ही वो पहले दिन समझ में आया कि फ्रिक्शन आ रहा है या कोई विवाद की स्थिति बन रही है, उसी दिन हम इस चीज को कंट्रोल में ले आए, बैठ करके बात करें, जहां तक हो सके इस चीज को ठंडा रखने की कोशिश करें। और अगर नहीं हो सकता है तो फिर बैठ करके पीसफुली सेपरेट होना इज मच बेटर कि हम लड़ करके बाद में 10 साल बाद दूर हो। तो कहने का मतलब ये है कि इस चीज का कोई ऐसा तोड़ तो नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इंडियन लॉज में ये है कि प्राइमा फेसाई लड़कियों के प्रोटेक्शन के लिए सही वो लॉ बनाए गए हैं। तो आपने वो लॉ के अंदर रह के काम करना है, लीगल पैरामीटर्स के अंदर काम करना है। हमें ये देखना है कि क्रुएल्टी का एलिमेंट किसी तरह से न जुड़ने पाए, चाहे वो फिजिकल हो चाहे मेंटल। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, जी। अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। सर वो अभी 1.5 महीने पहले मैं और मेरी वाइफ दोनों सर्विस करते हैं और हम दोनों की सेकंड मैरिज है जी। इनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे और मेरी वाइफ एक्सपायर हो गई थी आफ्टर बर्थ। मेरे 2 बच्चे हैं और इनकी पहली शादी से 1 बच्चा है। हम सब एक साथ रहते थे, तो लेकिन इनके साथ में क्या है, काफी गुस्सा करना, झगड़ा करना, सब करना, ये धीरे धीरे शादी के बाद कुछ चीजें डेवलप होती गई। और ऐसा मेरे माता पिता अलग रहते हैं, फिलहाल मेरी बेटी है उनके साथ में वो अलग रहते हैं, और मैं, मेरा बेटा, इनकी बेटी और ये, हम लोग सब एक जगह रहते थे, जिसमें 1.5 महीने पहले मैंने घर छोड़ दिया है, क्योंकि एक दिन इन्होंने क्या किया, रात में ऐसे ही बिना किसी रीजन के तो कारण बनाया और झगड़ा करना चालू किया और रात में पुलिस बुला ली। तो पुलिस वाले आए तो उन्होंने ऐसा, हमारे घर में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग वगैरह सब होती रहती है, एनी टाइम में वो था, मैंने उनको दिखाया कि लगाए भी इसीलिए थे कि कभी ऐसा ये कर सकते हैं। इसके पहले भी ये कई बार दबाव बनाने के लिए कभी एक बार कपड़े में आग लगा लिया, दीवार में सर मारना चालू कर दिया और जोर जोर से चीखना चिल्लाना चालू कर दिया, बच्चों को डराना चालू कर दिया। ऐसा ये करते रहे लगातार। तो जब तक चला, अभी जब वो पुलिस बुला लिए तो फिर वो चले गए। उसने देखा, मगर आप कोई ऐसा बात नहीं है, छोटा सा बात है, आप लोग अपना अलग अलग रह जाइए, हो जाइए, अभी जाइए सोइए। हमारा घर है वो अभी हाउस लोन पे है, मैं उसकी ईएमआई वगैरह पे करता हूँ, मेरे नाम पे ही घर है। फिर अगले दिन इन्होंने महिला थाने में मेरी शिकायत की, पति को समझाने के लिए इस टाइप का कुछ उन्होंने लिख के दिया, मुझे बुलाया था, एक काउंसलिंग हुआ और उन्होंने स्टेटमेंट वगैरह लिया, उन्होंने कुछ बताया, मैंने उनकी चीजें बताई। सेकंड जब काउंसलिंग था तो इन्होंने वो शिकायत को अपने हाथ से ही वापस ले लिया कि हम वापस लेना चाहते हैं अपनी इच्छा से। और सर क्या था, जिस दिन वो
मेरे को खबर लगा कि इन्होंने मतलब शिकायत किया है, उसके एक दिन बाद मैं अपने बच्चे को लेके घर से अलग हो गया। अभी मैं किराए के मकान में रहता हूँ। मेरे घर में ये और इनकी बेटी रहती है जो पहली शादी से है। और बस अभी सर यही चल रहा है। तो अभी इस टाइप का केस है, जैसे इनके मेरे पास इनके कुछ एफिडेविट मतलब प्रूफ है। इनका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चला था। इनको पहले डिसीज थी अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसकी उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी थी शादी के समय में। शादी के बाद पता चला कि जो इनके पहले हस्बैंड थे उन्होंने सुसाइड किया था। एक एक या 1.5 साल इनकी शादी लास्ट थी। ये सब चीजें बाद में धीरे धीरे पता चली। अब लेकिन अब ये सुसाइड किया था इसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट था वो डिसीज के मेरे पास कुछ पेपर्स हैं, कुछ पुराने इनके जो बिल्स हैं मेडिसिन के अपोलो हॉस्पिटल्स के। अभी सर ये जो मेरा केस है, मैंने वकील सर से भी एक सलाह ली और इनसे भी बात किया। समस्या ये है सर कि इनके साथ जाके रहने में ये है कि मेरा बच्चा धीरे धीरे 18 साल का हो गया है। मेरी बेटी है जो 12-13 साल की है, वो अलग रहती है मम्मी पापा के पास में। हमने जिस हिसाब से शादी की थी तो बच्चों के लिए वैसा हो ही नहीं पाया। और सीन ये बन गया है कि अभी तो जैसे कानून है उस हिसाब से तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी हमारे जो वकील थे उन्होंने बोला कि आप भाई अभी शांति से बैठिए, 2-4-5 महीना 6 महीना, एक आध बार इनके साथ फैमिली मीटिंग में हुआ है तो इनके फैमिली के लोगों के सामने माफी मांग लेते हैं हर बार कि भाई हमसे गलती हो गई, अब हम आगे से नहीं करेंगे, हम साथ रहना चाहते हैं। तो सर अब इस केस में मैं क्या करूँ? मैं घर तो नहीं जा, इसके साथ तो नहीं जा सकता। इसके साथ जाने का मतलब है कि किसी दिन अब ये क्या धीरे धीरे इसने मुझे छोड़ के बच्चे को टारगेट करना चालू कर दिया। और कई बार 5-6 बार दूसरी महिलाओं के साथ संबंध के आरोप लगाती है और उसको फिर पब्लिकली बोलती भी है, कभी मेरे माता पिता से, ना मेरे कलीग से। मेरे बच्चों के सामने झगड़ा करना, गंदा गंदा बोलना, गाली गलौज करना एकदम कॉमन है। तो अभी सर ये सीन है, मैं तो अब अलग रह रहा हूँ, अपना घर छोड़ के मैं अलग रह रहा हूँ, ईएमआई भी भर रहा हूँ, किराए का मकान के पैसे दे रहा हूँ। ये है। अभी आप इसमें क्या सलाह देते हैं मुझे? मैं दूसरा किसी केस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, अपने बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए ऐसा है, इसमें आपके पास में 2 विकल्प ही हैं। एक विकल्प तो आप बोल चुके कि आप नहीं रहना चाहते, घर जोड़ने वाला। दूसरा विकल्प ये है कि चूंकि ये आपके पास में इस चीज का एविडेंस है कि उनको मेंटल डिसऑर्डर है। दूसरी प्रॉब्लम आपने ये बताई कि इनका क्रूअल बिहेवियर है। तो अब अगर आप बच्चों के कारण साथ रहने का मन बनाते हैं तो यू कैन, उनको आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करा करके और उनकी काउंसलिंग सेशन उस चीज के लिए, पर्टिकुलरली अपने उस डिजीज के लिए करके अपना घर बचा सकते हैं। तो पहली प्राथमिकता तो यही होनी चाहिए। लेकिन यदि आपको ये लगता है कि आप सुरक्षित नहीं है या बच्चे सुरक्षित नहीं है या और कोई रीजन है जिसके कारण आप ये कंटिन्यू नहीं करना चाहते रिलेशनशिप, तो उस स्थिति में आपको डिवोर्स पिटीशन लगा देनी चाहिए। क्रुएल्टी आपको प्रूव करनी पड़ेगी। क्रुएल्टी के हिसाब से आपने जैसे बताया कि आपके पास में वो जो मेडिकल रिकॉर्ड है उसके अलावा आपके पास संभवतः वो वाला भी रिकॉर्ड होगा जो पुलिस आई थी, ये भी रिकॉर्ड होगा जो आपका काउंसलिंग के लिए गए थे, वहां पर इन्होंने कंप्लेंट की थी, उसके सर्टिफाइड कॉपीज सारी अगर आप लगाएंगे तो वहां ये चीजें दिखेंगी। और ये भी हो सकता है कि वो लोग आप उस समय पर फैमिली कोर्ट आपको कुछ सजेस्ट करे कि आप जो है अलग अलग रहिए अभी, लेकिन उस अलग अलग रहने के दौरान आप इनके काउंसलिंग सेशंस कराइए जिससे ये रिकवर हो सकता है इनका ऐसा हो जाए कि ये थोड़े समय में रिकवर कर जाए अपनी प्रॉब्लम से और उसके बाद ये नॉर्मल लाइफस्टाइल तक पहुंच जाए। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होते हुए देखा है हम लोगों ने, कई बार रिकवर हो जाते हैं। बट इट इज ऑल योर कॉल, आपको डिसाइड करना है क्योंकि लाइफ आपकी है। ये तो मैं समझ सकता हूँ कि कष्ट वाली स्थिति तो है, ये सारी चीजें झेलना बहुत आसान नहीं होता किसी के लिए भी। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप किसी भी स्थिति में नहीं रह सकते तो डिवोर्स इज द ओनली ऑप्शन। क्योंकि डिवोर्स पिटीशन जब फाइल करेंगे तो संभावना ये भी बनेगी कि वो बोले कि ठीक है हमारे रहने का कुछ खाने का इंतजाम कर दो, कुछ एक लमसम एलिमनी दे दो, हम अब इस एज में हम कहाँ पर जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, और हमारा मेंटल डिसऑर्डर है तो हम अपने आप के लिए अर्निंग का काम भी नहीं कर सकते, बच्चे के लिए नहीं कर सकते। तो वो सब चीजें पहलू पर आप विचार करके अगर आप इस तरह से कर सकते हैं तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर अ डिवोर्स पिटीशन। वहाँ काउंसलिंग के दौरान ये चीज हो सकती है क्योंकि मीडिएशन होता है सबसे पहले। मीडिएशन के दौरान ये चीज हो सकती है कि वो म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स के लिए तैयार हो जाए और आपकी लड़ाई लंबी न चले और आप जल्दी इस चीज से फ्री हो जाए। पॉसिबल है ये सर, मैं ये सर वन पूछना क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। जैसे इनके केस में इनका घर है और उसमें वो रह रही है अपनी डॉटर के साथ जो पहली शादी से है, तो ये किसी लाइक पुलिस को बोलकर या किसी लीगली ही उनको वहां से नहीं हटा सकते क्योंकि वो ओके देखिए मकान का टाइटल आपका रहेगा नो डाउट, लेकिन जब तक वो आपकी पत्नी है शी हैज अ राइट कि वो उस घर में रहे, उसका उस घर से निकालने का आपको राइट नहीं है। चाहे लेकिन वो आप फर्स्ट वाइफ हो या सेकेंड वाइफ हो सेम है। लीगली वेडेड वाइफ है तो उसको आप ऐसे घर से नहीं निकाल सकते, वो अपनी सर, मर्जी से जाए तो अलग बात है। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आपने कहा था कि डिवोर्स की पिटीशन पहले नहीं लगाना चाहिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला। उसकी बात कर रहा था। अगर अच्छा। आपके पास में क्रुएल्टी का एविडेंस है तो यू कैन ऑलवेज गो अहेड विद दैट। मैंने तब भी आपको उस समय पे भी आपने अगर ध्यान दिया हो तो उस समय मैंने ये भी बोला था कि आपके पास में अगर क्रुएल्टी के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य है और आपने फाइल कर दिया तो उसमें अगर उसके बाद एफआईआर की तो वो एफआईआर को काउंटर ब्लास्ट माना जाएगा। हमारे जो वकील थे उनका कहना था कि मैंने जैसे सलाह लिया उनसे, कुछ वकील तो मतलब उन्होंने बोला कि
अभी कल आप जाएंगे कोर्ट में, जाते हैं तो कोर्ट ये भी बोलती है कि आपने रिश्ते को बचाने के लिए क्या किया। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपसे आप बताया, ये बोलेंगे ना हम इतना समय तक झेलते रहे, उसकी ऐसी स्थिति होने के बावजूद, मेंटल डिसऑर्डर होने के बावजूद इतना समय झेलते रहे और हमने बाहर तक आकर के नहीं बोला, और इन्होंने हमारे खिलाफ कंप्लेंट डाली, हमने वहां पर भी जाकर हमने पार्टिसिपेट किया। जब इन्होंने बोला कि घर बचाने के लिए हमारे करें, तो हमने जाकर के अपनी बात रखी और उसके बाद इन्होंने खुद ही वापस ले लिया। दैट मीन्स ये खुद ही नहीं चाहती, क्योंकि घर बचाने के लिए तो इन्होंने कंप्लेंट लगाई थी कि हमारे घर को बचाया जाए, हमारे परिवार को सुरक्षित किया जाए और हमें वापस फैमिली को यूनाइट किया जाए। उस बात के लिए ही तो वो पुलिस में गई थी। अगर वो वापस क्यों ले ली, वापस ले ली, दैट मीन्स वो उस चीज के लिए वो सहमत नहीं है, वो तैयार नहीं है। और सर इसमें सर एक और थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, इन्होंने अपनी पुरानी ससुराल में भी घरेलू हिंसा और हाँ, उसकी हिस्ट्री आपको निकालनी पड़ेगी। कुछ उन्होंने केस लगाया था जिसमें 2 देवरों को सजा हुई और बाद में उन लोगों ने इनसे कॉम्प्रोमाइज वगैरह कुछ कर लिया, और जब से उनका इन्वॉल्वमेंट हमारी फैमिली में हुआ तब से ये दिक्कतें और बढ़ गई। हाँ, जैसे उनको ये चीजें आपको ये सारे रिकॉर्ड्स लगाएंगे तो यू हैव अ गुड केस ऑफ डिवोर्स, और आप इसमें जो है आपके लिए क्रुएल्टी एस्टैब्लिश हो रही है, जो आपकी बातों से मुझे समझ में आ रहा है।